औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 का न्यूक्लियस से पहले वाला हिस्सा पढ़ चुके हैं। आज हम न्यूक्लियस से ऑनवर्ड्स टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहले न्यूक्लियस पढ़ेंगे, फिर दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे, और अगर आपके कोई कंसेप्ट्स हैं तो फिर वो वीकली टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट में आपके वो क्लियर हो जाएंगे, और उसकी फिर हम आपको एट द एंड ऑफ द डे एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। न्यूक्लियस, 3-4 चीज़ें इससे वाबस्ता हैं, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लफ्ज़ न्यूक्लियस का बुनियादी मकसद जो होता है, दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल, लेकिन ऐसा नहीं है। नोट कीजिएगा, बाज़ सेल्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जिसमें बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल आ जाता है, तो सेल कैन बी विदाउट न्यूक्लियस। नंबर 2, इन केस ऑफ प्लांट सेल, न्यूक्लियस इज नेवर प्रेजेंट इन द सेंटर, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द साइड। सेंटर में एक बहुत बड़ी वैक्यूल होती है। नंबर 3, एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में होता है और वैक्यूल साइड पे होती है, और एनिमल सेल में एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, 2 न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, और अगर आप फंगस में देखें तो कुछ ऐसे फंगस भी हैं जिनको सेनोसाइटिक फंगस कहते हैं, उनमें मल्टीपल न्यूक्लियाई भी हैं। तो वाज़ेह हो जाना चाहिए कि न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द सेल एज इन केस ऑफ बैक्टीरिया। इफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इट कैन बी प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द cytoplasm, not in the middle of the cytoplasm. It can be present in the middle of the cytoplasm as well. Some cells contain 1 nucleus, some cells contain two nuclei, and some cells even contain more than 2 nuclei. Such organisms are called cenocytic organisms, and best examples are available in chapter number 8, Kingdom Fungi. So let us move forward and look at this old man. He was Robert Brown. Way back in 1831, he discovered nucleus from a plant cell. तो दिलचस्प बात यह है कि जो पहला सेल डिस्कवर हुआ था, that also was a plant cell, और पहला न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया था, that was also discovered from the plant cell. तो lot of contribution actually came from the botanist, in fact. Okay, let us now talk about various parts of the nucleus. We will be talking about nuclear membrane, nucleoplasm, which is also called karyolymph. We will be talking about chromatin network, chromosomes, and nucleic acid. So these are the structures related with nucleus. So let us have a look at the anatomy of a nucleus. Now, this is actually cytoplasm of the cell. Over here is the nucleus, and within nucleus, this is nucleolus. Cytoplasm, nucleus, nucleolus. And if you look at the nucleus, those tiny holes are actually nucleopores. Because अगर अंदर से कोई केमिकल एक्सपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में जाना है, सपोज कीजिए कि डीएनए ने मैसेंजर आरएनए को बनाना है, तो वो न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जाएगी, तो न्यूक्लियस से निकलने के लिए कोई गेट्स होंगे, कोई रास्ता होगा, तो ये न्यूक्लियोपोर वो रास्ता प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूक्लियस की ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ये पोर्स हैं जो न्यूक्लियोपोर्स कहलाते हैं, और ये न्यूक्लियोलस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज राइबोसोम्स विच आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और आई हैव रेड समवेयर दैट विद इन 1 second 1000 राइबोसोम्स कुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस न्यूक्लियोलस. So nuclear membrane is the outermost boundary of nucleus, and
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स, which are very much helpful in the import and export of the chemicals from outside of to the inside of the nucleus and from inside of the nucleus to the outside in the cytoplasm. Now स्क्रीन पे आपको न्यूक्लियोप्लाज्म नज़र आ रहा है, यानी हम अब साइटोप्लाज्म की बात नहीं कर रहे। ये जो पीछे हमने साइटोप्लाज्म देखा इसकी बात नहीं कर रहे। वी आर फोकसिंग नाउ द न्यूक्लियस। तो अगर आप न्यूक्लियस को देखें तो ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये इसके न्यूक्लियोपोर्स हैं, और यहाँ पे ये जो अंदर वाला फील्ड है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस, और इसका अल्टरनेट नाम कैरियो लिम्फ है। कैरियो का लफ्ज़ न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल होता है और लिम्फ रिफर्स टू द फ्लूइड्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। याद रखें कि सेल के साइटोप्लाज्म में भी देयर इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड्स कलेक्टिवली नोन एज साइटोसोल, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में साइटोसोल होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, और साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स जो हैं जिनको साइटोसोल कहते हैं ये सेल में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन में रहते हैं। तो यहाँ पर साइक्लोसिस होती है साइटोसोल की, और यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है कैरियोलिम्फ जो कि हमेशा वायबल होता है, मूवमेंट पे रहता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज आल्सो नोन एज कैरियोलिम्फ। लेट अस नाउ टॉक अबाउट क्रोमेटिन नेटवर्क। असल में होता यह है कि सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले यानी प्रोफेज से पहले एक हिडन फेज होता है जिसको इंटरफेज कहते हैं। तो इंटरफेज के अंदर क्या होता है कि सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स एक उलझे हुए नेटवर्क की शक्ल में जाहिर होते हैं। जैसे आप नहाकर कंघी करें या ब्रश ले लें तो ब्रश से बालों का गुच्छा निकलता है जिनका हेड और टेल वाजे नहीं होता, दे आर इंटरमिंगल्ड इनटू ईच अदर। तो सिमिलरली इंटरफेज के अंदर जो प्रोफेज से पहले वाला फेज है इसमें क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं लेकिन ये अनअरेंज्ड होते हैं, और फिर सेल जब सेल डिवीजन में जाता है प्रोफेज में तो ये स्ट्रेट हो जाते हैं। वो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। ये देखें, ये आपका क्रोमोसोम है, ये इसकी क्रोमेटिड्स हैं, और ये इसका सेंटर है जहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, और इसको आप सेंट्रोमियर जब कहते हैं। तो सेंट्रोमियर ये है, इस क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर ये है, इसकी सेंट्रोमियर ये है, ये क्रोमेटिड्स हैं और ये भी क्रोमेटिड्स हैं। अब इस स्लाइड के ज़रिए हम आपका एक और कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। याद रखिएगा कि दुनिया में जो 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की, इसमें हर स्पीशी का नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। फ्रूट फ्लाई का नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 है। ह्यूमन बींग्स का डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है और मकई का 40 है। मच्छर का अलग होगा, खटमल का अलग होगा, मैंगो का अलग होगा, गुलाब का अलग होगा। दुनिया में 1.5 मिलियन स्पीशीज़ में किसी भी स्पीशी का नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे से मैच नहीं होता, और चूंकि डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो इसलिए हम स्पीशी भी अलग हैं। तो ये हम चैप्टर 1 में पढ़कर आए हैं कि स्पीशी कहते हैं उसको जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपस में सेम हो और दूसरे जानदार की नस्ल से वो थोड़ा सा अलग हो। तो क्रोमोसोम्स वो चीज़ हैं जिसकी काउंटिंग से स्पीशीज़ टेक्सोनोमाइज होती हैं और स्पीशीज़ के एक दूसरे से फ़र्क नज़र आते हैं। सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स हैं। तो ये सेल का साइटोप्लाज्म है, अंदर ये रेडिश कलर का न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये क्रोमोसोम है। हमने एक क्रोमोसोम्स को निकाल के बड़ा किया है, तो ये इसकी क्रोमेटिड्स हैं, और ये इसका जो सेंट्रल जगह है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर यहाँ पर वाज़ेह देख सकते हैं, ये आपका क्रोमोसोम्स है, ये सेंट्रोमियर है और इसके अंदर काइनेटोकोर प्रोटीन है और ये सेंट्रियोल्स है। होता ये है कि क्रोमोसोम्स
के अंदर जो सेंटर में सेंट्रियोल होती है, उसकी जो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, ये क्रोमोसोम्स को सेंट्रियोल्स के साथ अटैच करने में बड़ी हेल्प देती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन. So there is a great role of kinetochore protein in getting these chromosome attached to the centrioles during cell division. Here is another brilliant look of the chromosome. आप इसको क्रोमोसोम को देखें. ये तो आप जानते हैं और आप पढ़ेंगे भी इंटर के चैप्टर नंबर 6 में, जिसका उन्वान है क्रोमोसोम एंड डीएनए, कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. तो ये क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स है जिसमें अंदर डीएनए भी नज़र आ रहा है, और ये इसका रीजन जो है ये सेंट्रोमियर है. और सेंट्रोमियर की पोजीशन क्रोमोसोम में हमेशा बदलती रहती है. अगर क्रोमोसोम्स के अंदर बीच में सेंट्रोमियर है तो ये क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक कहलाएगा. थोड़ा सा ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक, उससे ऊपर है तो एक्रोसेंट्रिक, और यूं ऊपर चला गया तो टीलोसेंट्रिक. और कंसेप्ट ये है कि मूवमेंट ऑफ दिस सेंट्रोमियर इज एसोसिएटेड विद द एज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो जैसे जैसे ये सेंट्रोमियर ऊपर होती जाएगी तो आप जवान से बूढ़े होते जाएंगे. ये आप जीरेंटोलॉजी का टॉपिक है इंटर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 में, जिसमें लियोनार्ड हेफलिक की थ्योरी है एजिंग जीन थ्योरी, उसका कंसेप्ट ये उसी से एक्सप्लेन किया गया है. और चैप्टर नंबर 7 में भी आप जानते हैं कि एक सेल 50 बार सेल डिवीजन करता है, उसके बाद सेल डिवीजन से जब सेंट्रोमियर आउट हो जाता है तो उस सेल डिवीजन में हिस्सा सेल नहीं लेता. तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. अच्छा, मैंने कहा कि इसका ताल्लुक एज से, यानी अगर क्या ये साइंटिफिक रिसर्च से एक इंजेक्शन ईजाद हुई है, और वो मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा. दिस इज अगेन सेम कंसेप्ट बट विद द डिफरेंट पिक्चर. ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ऊपर चला गया तो ये सब मेटासेंट्रिक है. तो आप देखें यहाँ पर क्रोमेटिड्स का साइज इक्वल है. सेंट्रोमियर के ऊपर होने से ऊपर वाली क्रोमेटिड्स शार्ट हो जाती हैं और ये लॉन्ग हो जाती हैं. ये आप इंटर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, क्यू आर्म्स एंड पी आर्म्स. यहाँ पर मज़ीद ऊपर वाली जो आर्म्स हैं वो छोटी हो गई, और यहाँ तो ये ड्रॉप आउट होने के करीब है सेंट्रोमियर. नाउ करिकुलम में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको टेलोमरेज इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ कि इट इज़ अ मेडिकल ब्रेक थ्रू, कि ऐसी इंजेक्शन बनाई गई है जिसके लगाने से बंदे की जो सेंट्रोमियर है उसकी ऊपर उठने की रफ्तार स्लो डाउन होती है. तो अगर किसी शख्स की कुदरती तौर पर सेंट्रोमियर 75 साल में आखिर तक पहुँचती टीलोमियर्स के अंदर, तो अब वो इंजेक्शन लगाने से वो 25 साल मज़ीद मिल जाएंगे आपको. तो बजाय ऐसा इसके कि आप 75 साल में आपका ख़ात्मा हो जाए, यू कैन लिव एज लॉन्ग एज 100 ईयर्स. लेकिन ये इंजेक्शन बैन है, क्योंकि अगर पैसे वाले हैं, और पैसे वाले की तो खैर होती है, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल नेचर का बंदा है और वो ज़्यादा उम्र जिएगा तो जाहिर बात है सोसाइटी में क्राइम बढ़ेंगे. तो दिस प्रोडक्शन इज़ देयर बट इट इज़ स्ट्रिक्टली बैन. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने न्यूक्लियस और उससे एसोसिएटेड जो कंसेप्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन किया. उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे. जस्ट इन केस इफ एनी कंसेप्ट इज़ नॉट येट क्लियर, तो जब आपसे मेरी 1-on-1 वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुलाकात होगी तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच.